नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज बात करेंगे पिंटू मेहरा के बारे में। पिंटू मेहरा एक प्रतीक है, एक मॉडल है और एक सच्चाई है, एक कड़वा सच है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का। जितनी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं उन सब की पोल एक पिंटू मेहरा की केस स्टडी से खुल जाती है। ये वो आदमी है जिस आदमी को हम यूपी में उसी तरह से फलता फूलता और बढ़ता देख रहे हैं जैसा कभी अतीक अहमद फलता फूलता था। और पिंटू मेहरा बावजूद इसके उस दावे के जिसमें योगी जी कहा करते थे, सुन लीजिए एक बार, बड़ा रोचक दावा था, फिर आगे बढ़ते हैं। आज आप देख रहे होंगे अपराधी पहले तो उसने एक युक्ति निकाली थी कि चलिए सरकार जैसी आ रही है वैसे ही पिछली सरकारों की तरह हम भी वही करेंगे। लेकिन जब सरकार ने कहा नहीं, जीरो टॉलरेंस पर चलेंगे, या तो अपराध करना बंद करो और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। बहनों और भाइयों, तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए और अब तो कह रहे हैं भैया आप हमें जेल में भी मत भेजो। अब वहां भी जाने से भाग कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बकस तो बस। बहनों और भाइयों, ये कानून का भय अगर अपराधी और माफियाओं के ऊपर न हो तो गरीबों का, सामान्य नागरिकों और व्यापारियों का ये अपराधी और माफिया जीना हराम कर देंगे। अब हम बात शुरू करते हैं योगी जी के इस डायलॉग से। और अभी हाल में योगी जी का विधानसभा में एक डायलॉग आया था। उस डायलॉग में उन्होंने कहा था कि महाकुंभ में किस तरह से इकोनॉमी बढ़ी है। हालांकि जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े मैं आपको बता चुका हूं, दूसरे चैनल पे वीडियो होगा, बता रहे हैं कि कुंभ में कोई काम धंधा नहीं हुआ है, लोग धक्के खा के वापस लौट गए। लेकिन उन्होंने अपने एक्स हैंडल पे एक वीडियो साझा किया जिसमें ये बताया गया कि एक नाविक है, एक मल्लाह जो गाड़ी वहाँ पे नाव चलाते हैं, उसने 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए की कमाई की है। ये एक बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया। इस बयान को देने के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने पता नहीं किस पल किस घड़ी में ये बयान दिया, कौन से ऋषि मुनियों ने दुखी होकर उनको श्राप दे दिया था, उन्होंने एक बयान से अपना पूरा यूपी का सिस्टम है उसकी पोल खोल दी। बयान जिस आदमी के बारे में था जिसकी 30 करोड़ की आमदनी की बात हो रही है, उस आदमी का नाम है पिंटू मेहरा। अब पिंटू मेहरा क्या करता है? उसका नाम बोलचाल का पिंटू मेहरा है लेकिन अमित मेहरा है और प्रयागराज के संगम इलाके में वो वहाँ का तगड़ा वाला गुंडा है। वो एक अपराधी है और एक बड़ा माफिया है। हत्या, 2 हत्याओं के मामले, हत्या के प्रयास के मामले, लोगों से रंगदारी वसूलने, जबरन वसूली, गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट के तहत 21 से ज़्यादा गंभीर आपराधिक मामले पिंटू मेहरा के ऊपर हैं। और इस पिंटू मेहरा को इस युग में क्या क्या इनाम योगी युग में मिले, कैसे कैसे वो फ्लोरिश हुआ, कैसे कैसे जीवन में तरक्की करता चला गया, एक से एक बड़े अपराध करने के बाद भी इस राज्य में संरक्षण पाता गया, ये हम आगे समझेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि उसका किस तरह का बैकग्राउंड था। वो अतीक अहमद से जुड़ा रहा और अतीक के जाने के बाद वो आज़ाद रूप से प्रयागराज इलाकों में अपना वर्चस्व अपना कायम कर चुका है। बम फेंकना, गोली चलाना उसके लिए आम बात है और ये उसे नाव संचालन का ठेका योगी सरकार में मिल गया। क्यों मिला? इसके पीछे भी राजनीतिक कारण है।
लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे, फिर वो हर वक्त वही सारी सोशल मीडिया वाली बातें हो जाती हैं। लेकिन 130 नाव का ठेका एक ही आदमी को कैसे मिल गया, ये बड़ा सवाल है। संगम पे नाव चलाने का ठेका एक आदमी को 2 नाव का, 4 का मिल जाएगा, 130 नाव का। इसका मतलब क्या सिस्टम में उसकी पैठ थी? उसने 30 करोड़ रुपए की कमाई कैसे कर ली, जबकि जो सरकार ने तय किए हुए हैं दाम कि नाव का किराया इतना लगेगा, उसके हिसाब से 3 करोड़ 74 लाख की कमाई ही इतनी नावों से की जा सकती है, लेकिन उसने 30 करोड़। इसका मतलब इस कुंभ के दौरान कितनी भी बड़ी बड़ी बातें योगी जी करते रहे। मैंने तो आपको बताया था कब कब किस किस ने कैसे कैसे लूट किया, इसका डाटा भी है, वीडियो बना चुका हूं मैं। लेकिन अब योगी जी जितनी बड़ी बातें कहते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में, सच तो ये है कि 3 करोड़ की कमाई की जगह अगर कोई आदमी 30 करोड़ की कमाई कर रहा है तो उसने इस कुंभ में 10 गुनी वसूली की है। ये 30 करोड़ उसने जो कमाए हैं वो कमाए हैं अवैध वसूली करके, श्रद्धालुओं से जबरन वसूली करके। धमका दिया, नाव को धार के बीच में ले जाओ, नीचे फेंक दूंगा, वरना पैसे लाओ, और ये सब वो कर रहा था। और इसके पीछे बताया जा रहा है कि प्रशासन की मिली भगत थी। पिंटू क्यों एक खतरनाक आदमी था? क्योंकि 21 से ज़्यादा मामलों में होने के बावजूद वो बार बार जमानत पर बाहर आता रहा। उसकी जमानत को ढंग से चुनौती नहीं देता था प्रशासन, जैसा अतीक के केस में होता था, जैसे और बहुत सारे डॉन के केस में होता था, वैसा पिंटू मेहरा के केस में भी होता था। बस पिंटू मेहरा की जाति और धर्म कुछ विशिष्ट नहीं थे, ऐसा माना जा सकता है। पिंटू मेहरा को सिर्फ नाव के ठेके नहीं मिले थे, पिंटू मेहरा बहुत सरकार का लगता है अजीज था, या फिर उत्तर प्रदेश में गुंडों के जो उनका प्रभाव है उसका प्रतीक था कि उस आदमी को सिर्फ नाव का ठेका नहीं मिला, वो संगम तल पे अकेला राजा था पूरी नाव के ठेकों का, और जो वहाँ पे लोग नाव चलाते थे उनसे हफ्ता वसूली, अवैध वसूली करता था। सबसे पवित्र स्थल, दुनिया का सबसे बड़ा जहाँ मेला लगा हो, हिंदुओं के सर्वाधिक प्रतिष्ठित जगह पे जो नाव चलाते हैं उनसे हफ्ता वसूली होती थी। ठेला, पार्किंग, खोमचे, जितने भी ठेके थे प्रयागराज में वो पिंटू मेहरा को मिलते थे। अस्थाई दुकानों और ठेले वालों से भी जबरन वसूली किया करता था। उसके साथ साथ उसको नगर निगम में, पीडब्ल्यूडी में और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में सड़क बनाने टाइप के बहुत सारे ठेके मिला करते थे। ये छोटी कहानी है। एक और कहानी है कि गंगा और यमुना में, इलाहाबाद में अवैध रेत का जो खनन होता है उसके काम में भी ये सीधे सीधे इन्वॉल्व था, और ट्रक यूनियनों को दबाव में लेकर भाड़े की दरें अपने हिसाब से तय करवाता था। पुलिस प्रशासन और नेता उसको संरक्षण देते थे। ये उस योगी के राज में हो रहा है जिसका मैंने वीडियो आपको शुरू में सुनाया था। पिंटू अकेला खतरनाक अपराधी नहीं है, उसकी पूरी फैमिली का इतिहास प्रयागराज का बच्चा बच्चा जानता है, जिसका महिमा मंडन, जिसकी तारीफ, जिसका प्रेज प्रदेश का मुख्यमंत्री कर रहा है। वो मुख्यमंत्री जो कहता है कि मेरे डर से गुंडे जमानत कैंसिल करा के जेल के अंदर चले जाते हैं। पिंटू मेहरा के पिताजी राम सहारे और बच्चा मेहरा भी शातिर बदमाश थे। जेल में रहते हुए ही 25 जून को उनकी मौत हुई है 2018 में। जेल में बंद रह के ही उनका जीवन बीत गया था। उनका बड़ा भाई, उसका बड़ा भाई आनंद मेहरा भी एक अपराधी था और उसकी नाव में हत्या कर दी गई थी। उसका दूसरा भाई अरविंद मेहरा भी नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर है और इस समय जमानत पर बाहर है। जमानत पर बाहर। योगी जी कहते हैं अपराधी जमानत कैंसिल करा के जेल में चले जाते हैं। आप सोचिए कि जो प्रयागराज, बच्चन की धरती, नेहरू की धरती, आप नाम लीजिए, निराला की धरती, महादेवी वर्मा, जितने बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं उनमें
उनका कहीं ना कहीं इलाहाबाद से कोई संबंध है। वो एक कल्चरली रिच शहर जहाँ की नफासत पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय और सम्माननीय है, उस इलाहाबाद पे गुंडा राज हो गया है 2017 के बाद से। और ये उस योगी राज में हुआ है जो कानून व्यवस्था को पुख्ता रखने के दावे करता रहता है। और पूरी दुनिया ये समझती है कि योगी 1 मिनट में किसी को भी गोली से उड़ा देते हैं अगर उसने दाएं बाएं किया तो। वहाँ पर पिंटू मेहरा बड़ा नाम बनता है और खुद योगी ही उसकी तारीफ करते हैं। अभी आप पिंटू मेहरा के इस एक रिकॉर्ड से थोड़ा अगर आगे बढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ पिंटू मेहरा का केस लेकर हम योगी सरकार पर सवाल नहीं उठाएंगे। हम ये देखेंगे कि पिंटू मेहरा के अलावा भी इस राज्य में अपराधों की स्थिति क्या है। 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार, और अगर हम समाजवादी पार्टी की सरकार के 2016 के आंकड़े लें और योगी सरकार के 2023 के आंकड़े लें तो आप पाएंगे कि हत्या के मामलों में 1.7% की बढ़ोतरी हुई है। डकैती के मामले जो 2052 होते थे वो 2543 हो गए हैं, यानी 23% डकैतियाँ, 23.9% डकैतियाँ योगी राज्य में बढ़ी हैं। अपहरण के मामले 12,994 हुआ करते थे जो 15,138 हो गए हैं, यानी 16%। किडनैपिंग भी बढ़ गई है 16.5%। बलात्कार के 3,126 मामले होते थे वो 3,347 हो गए हैं, 7.1% वो भी बढ़ गए हैं। पुलिस मुठभेड़ पहले 78 होती थी, अब 186 हो रही हैं, 138 मामले ये भी बढ़ गए हैं। हिरासत में मौतें पहले 8 होती थी, अब 15 हो रही हैं। इससे ये पता लग रहा है कि भाई आपने जो एक मॉडल लेके आए थे कि हम गोली से उड़ा देते हैं अपराधी को, मुठभेड़ बहुत सारी फर्जी मुठभेड़ हुई। एक व्यवस्था बना दी गई कि मुठभेड़ करने से 24 घंटे पहले 50,000 का इनाम घोषित कर दो, एसएसपी साहब ही कर सकते थे, और दूसरे दिन उसको मुठभेड़ में उड़ा दो। कई केसेस में ये हुआ कि आज मुठभेड़ हो रही है, पहले उसको उठा के लेके आए, बंद कर दिया हवालात में, उसके बाद उसके ऊपर इनाम घोषित किया, दूसरे दिन मुठभेड़ हो गई। इस तरह से अंधाधुंध गोलियां चल रही थीं। पता नहीं कितने बेकसूर लोग जो पुलिस की वसूली में नहीं आए, इसमें नहीं आए, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था हिस्ट्री सीटर का, कोई कहीं पे कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, ऐसे लोग भी पुलिस की गोलियों का शिकार हुए हैं। इस उत्तर प्रदेश में केस स्टडीज सामने आई हैं। यूपी में मुठभेड़ मॉडल पूरी तरह से एक पीआर स्टंट था, यानी लोगों की जान लेकर सरकार ये मैसेज देने की कोशिश कर रही थी कि हमने गुंडों को मिटा दिया है। दूसरी तरफ वो अपने अकाउंट भी सेटल कर रही थी जिन लोगों के साथ में उसको लगता था कि इनको मिटा देने का मौका है, जो राजनीतिक रूप से भी कुछ विरोधी थे, कुछ सांप्रदायिक तौर पे भी निशाने पर थे, और पिंटू मेहरा जैसे लोग बढ़ते जा रहे थे। विकास दुबे का एनकाउंटर सब जानते हैं, 2017 से लेकर अब तक 11,000 से ज़्यादा एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 200 अपराधियों को मारा गया है। और विकास दुबे एनकाउंटर आपको याद होगा किस तरह से एक आदमी ने यूपी की पुलिस पे भरोसा करके मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर में, महाकाल की शरण में था वो, पुलिस को आत्मसमर्पण किया, पुलिस उसको लेके आई, रास्ते में उसकी गाड़ी पलट गई, वगैरह वगैरह। सिमिलर स्टोरी जो हमेशा होती है। अतीक के बेटे असद को एनकाउंटर में किस तरह मारा गया वो सब जानते हैं। कौन सा इलाका था, कौन सी जगह थी, कौन सा रास्ता था, सारी चीज़ें मीडिया पे साफ हो चुकी हैं। डिटेल में जाएंगे तो ये हो जाएगा। एक तरह से सिलेक्टिव किलिंग उत्तर प्रदेश में होती रही। कुछ जाति और धर्म के लोगों को ही पुलिस निशाने पर ले रही थी। ऐसा लग रहा था एक गैंगवार चल रहा है जिसमें सिस्टम भी एक पार्टी बन चुका है। खैर, इस सब के बावजूद मैंने जैसा अभी आपको बताया कि अपराध का आंकड़ा नियंत्रित होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर आप हिरासत में मौतों का आंकड़ा देखें, पहले इस आंकड़े को देखने से पहले समझना जरूरी है कि हिरासत में मौत क्यों महत्वपूर्ण है। दरअसल पुलिस का काम किसी को दंड देना नहीं है, पुलिस का काम है लोगों को गिरफ्तार करना, और जो लोग दंड देते हैं यानी हमारे न्यायालय हैं, उनके समक्ष उनको लेके जाना, उनका दोष सिद्ध करना कि हाँ ये अपराधी है। उसके बाद वो अदालत तय करेगी कि ये आदमी छोड़ने योग्य, रखने योग्य, या इसको जो भी सज़ा दी जानी चाहिए। और अगर अदालत किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में भेज देती है
तो वो व्यक्ति अदालत का आदमी है, अदालत ने तुम्हारे पास रखा है कि तुम अपने घर में रखो, संभाल के रखना। यानी जो व्यक्ति पुलिस हिरासत में है उसकी रक्षा करने की प्राइमरी सेकेंडरी जो भी आप समझो सारी जिम्मेदारी पुलिस की होती है। ऐसे में अगर पुलिस के पास जो आदमी उसकी अभिरक्षा में है, जिसका उसको ख्याल रखना है, जो बीमार हो तो इलाज कराना है, जो भाग ना जाए ये भी देखना है, खाने पीने का सब रखना है ताकि अदालत के सामने जाएं तो वो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से ऐसा हो जो न्याय की प्रक्रिया में हिस्सा ले सके, उस व्यक्ति की मौत के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। टेबल में लगा रहा हूं जिसमें यह पता चलता है कि लगातार यूपी में हिरासत में मौतें बढ़ी हैं। 2016 में ये 8 होती थी, अब हो गई हैं 2023 का आंकड़ा है 2018 का। अन्य राज्यों के आंकड़े भी इसी प्रकार से हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के बाद हिरासत में मौतों की संख्या, अगर आप इन आंकड़ों का एनालिसिस करो तो सिर्फ अपराधी ही नहीं मार रहे हैं, पुलिस के पास भी लोग मर रहे हैं। पुलिस अभिरक्षा में अगर हम उसको सीधे ये ना माने कि पुलिस ने मार दिया, लेकिन जितने लोगों की पुलिस सुरक्षा करने में नाकाम हो रही है उसका आंकड़ा अगर आप देखें तो 2017 के बाद से 125% ऐसे मामले हो गए हैं। राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा मौतें पुलिस अभिरक्षा में हो रही हैं। अधिकतर मामलों में कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता है। आपको पता है जांच होती है और जांच भी पूरा सिस्टम इसी तरह में लगा रहता है कि इन सब चीज़ों को वैलिडेट कैसे किया जाए। ये पूरी दुनिया में ये नोट हो चुका है। एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेकर सब लोगों के पास इन सब चीज़ों की केस स्टडीज़ हैं, लेकिन इससे अपराध नहीं रुक रहे हैं। ये हम पूरे मामले को देखें, अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आप हिरासत में लोग मर जा रहे हैं, मुठभेड़ में लोग मर जा रहे हैं, तो अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि ये जो तरीका है गोली से उड़ा देने वाला, ये तरीका अपराध खत्म नहीं कर रहा है, ये एक्सटॉर्शन का मौका दे रहा है। क्योंकि पुलिस वाले अगर किसी को पकड़ के ले जाएंगे तो उस अपराधी के घर वाले पांव में पड़ जाएंगे, लड़के को मारे मार मत देना। तो जिसको चाहो उसको मार दो, जिसको चाहो उसको छोड़ दो वाली स्थितियां बन गई हैं। इसीलिए पिंटू मेहरा प्रयागराज का हर ठेका पा जाता है। भाई ये जो कुंभ है इसके ठेके को लेकर एक बात और सोचिए आप, ये तो नया जिला बना है, महाकुंभ वाला जिला जो ये तो नया बना है, संगम का जो इलाका उसके लिए अभी डीएम लगे हैं, अभी एसएसपी लगे हैं, अभी अधिकारी लगे हैं, सब जगह से आए हैं। तो जो नया नया जिला बना है जिसमें नए नए अधिकारी आए हैं, वहां पर अगर एक व्यक्ति को हर चीज का ठेका मिल जा रहा है, रेहड़ी पटरी से लेके सड़क पर सामान बेच रहा है, जो गंगा जल ले जाने की कैन बेच रहा है, या जो आदमी वहां दुकान लगा के बैठा हुआ है, वो ठेके किसी पिंटू मेहरा जैसे पारिवारिक अपराधी, मतलब पूरी फैमिली का रिकॉर्ड खराब है, जो खुद कई मर्डर कर चुका है, उसको मिल जा रहा है। तो ये काम नया नया प्रशासन कैसे करेगा? इसका मतलब प्रशासन से ऊपर का भी कोई है जहां से प्रशासन को इशारा मिल रहा है इस आदमी का ख्याल रखना, ये अपना आदमी है। और इसीलिए उसको अंदाज, ये तो अडानी को भी इतने ठेके नहीं मिलते भाई, मिलते जा रहे हैं। हालत ये है, इस आदमी का इतना खौफ है। हम सब ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में पढ़ा है। उनके प्रपौत्र थे अखिलेश त्रिपाठी, घर से सब्जी लेने बाजार गए थे, 2017 की बात। बच्चा गैंग का हिस्ट्री सीटर यही पिंटू मेहरा सड़क पर गोलियां चला रहा था अंधाधुंध और बमबाजी कर रहा था, और अखिलेश त्रिपाठी बेचारे उस गोलीबारी में मारे गए थे। निराला जी के पोते की हत्या उस आदमी ने की है जिसका महिमा मंडल स्वयं मोदी जी मुख्यमंत्री कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो कितना अच्छा आदमी था। तो ये कुल मिला के इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल मसला ही बन गया है कि सुप्रिया सेनेट ने बाकायदा उस पर ट्वीट किया है। नैनी अरेल का मुख्य अपराधी है, कुख्यात अपराधी है, 21 दिन पहले वसूली मांगने पर नामजद हुआ था। सोचो 21 दिन पहले वो आदमी अवैध वसूली करने पर उसके खिलाफ एफआईआर हुई थी, डबल मर्डर केस में जेल में रहा है, 6 महीने पहले जमानत से बाहर आया है,
जमानत से बाहर आता और इतने सारे ठेके मिल जाते हैं उसको अपनी परिवार माताजी के नाम से, जेल के अंदर से गवाहों को धमकाया करता था और उसके पिता गैंगस्टर थे, ये मैं आपको बता चुका हूं। कुल मिला के बाबा योगी बाबा के राज में जब सब ये मानते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले तो मानते ही हैं कि योगी जी ने बड़े बड़े अपराधियों को ठिकाने लगा दिया, सबका दिमाग ठीक कर दिया, उसमें जो स्थिति है वो ये है कि वहाँ गुंडा राज चल रहा है। कोई भी अपराध ऐसा नहीं है जो वहाँ कम हुआ हो। हत्या, डकैती, अवैध वसूली, सारे अपराध बढ़ गए हैं। आपने मुठभेड़ की तो मुठभेड़ में कैसे लोग मारे गए आप देख लीजिए। अतीक का बेटा मारा गया, कभी कोई मारा गया, कभी कोई मारा गया, किसी की जेल में मौत हो गई, किसी की कहीं, आप देख रहे हैं किन लोगों की हुई है। उनका अगर आप इतिहास जाएंगे, उनकी किसके साथ राजनीतिक रंजिश थी, उसकी किस नेता के साथ प्रॉक्सिमिटी थी, तो आप पहुंच जाएंगे जगह पे जहां आपको पहुंचना चाहिए। तो कुल मिला के अभी जो सीन दिख रहा है वो सीन ये है कि जिनको जो बाढ़ थी, जो दावा करती थी कि हमारे रहते इस खेत में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वो ही खेत को चरने वालों को आरती उतारती नजर आ रही है। नमस्कार, जय हिंद।